देहरादून से है, जहां पर डिजिटल के जमाने में उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की भी डिजिटल होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन नेटवर्क की कमी और जनता की कम दिलचस्पी इसमें एक बड़ी बाधा बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल देहरादून जनपद के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग डिजिटल तरीके से पर्चा बनाने को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें लगातार शिकायतें विभाग को प्राप्त हो रही हैं। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी देहरादून का कहना है कि कोई भी नई चीज जब आती है तो थोड़ी दिक्कत जरूर होती है, लेकिन बाद में उसकी आदत बन जाती है और जल्द ही लोग डिजिटल पर्चा बनवाने पर राहत महसूस करेंगे। कोई भी नई चीज़ आती है तो समय लगता है उसको करने में। अभी लोगों में अवेयरनेस नहीं है उस तरह की, और थोड़ा-सा केवल इंटरनेट लोग यूज़ नहीं करना जानते हैं, तो ये इंडिविजुअल लेवल पे बनाने में उनको समस्या आ रही है। कई बार जिससे आधा अगर आईडी बनाई भी जाती है और अस्पताल में बनाई जाती है, तो उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट ही नहीं होते, या कई लोग शेयर नहीं करना चाहते। तो ये समस्या तो है, लेकिन आप देखते हैं धीरे-धीरे जैसे डिजिटल जब आया था, समय मनी ट्रांसफर की बात आई थी, सब चीज़ें आई थी, तो लोगों में काफ़ी इस बात को लेकर के इनर्शिया था, लोगों ने विरोध भी करते थे। तो हर चीज़ नई चीज़ का थोड़ा-सा जिसमें लोगों को थोड़ा परेशानी होती है स्टार्टिंग में, उसका लगता है लोगों को क्यों किया जाए, लेकिन आप देखेंगे धीरे-धीरे लोग इसको कर रहे हैं, और आने वाले समय में मैं कहता हूँ कि आभा आईडी के माध्यम से सब लोगों का जो उपचार भी प्रदान किया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन भी उसके माध्यम से। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जहां अब जनता अपने जनप्रतिनिधियों के कामकाज का आकलन करने लगी है, तो वहीं जनप्रतिनिधि भी अपने काम का ब्यौरा उपलब्ध कराने लगे हैं। कोटद्वार से विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण का कहना है कि उन्होंने पहले दिन से आज तक कई कार्य कोटद्वार क्षेत्र के लिए किए हैं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या कोटद्वार में पानी की थी, जिसको लंबी कार्य योजना बनाकर दूर करने का काम किया गया है। तो विधानसभा चुनाव से पहले जो है सभी जो जनता है जनप्रतिनिधि के कार्यों का आकलन कर रही है, तो इस दौरान जनप्रतिनिधियों का भी कहना है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में सभी काम कराने की पूरी कोशिश की है। हम लोगों का कर्तव्य दायित्व ये होता है कि हम लगातार क्षेत्र में बने रहें और अपना काम करते रहें। और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि मैंने पहले दिन से लेकर और आज के दिन तक मैं प्रयासरत रही हूँ कि कोटद्वार को किस तरह से विकास की ओर हम लेकर जाएं। पानी का वहाँ पर काम हो रहा है, 373 करोड़ का काम एडीबी के माध्यम से हो रहा है। हमारी वहाँ पाइपलाइंस बिछ गई हैं, नलकूप और हम लोगों ने वहाँ पे खुदवाए हैं। साथ ही साथ इसी प्रोजेक्ट के उसमें बहुत सारे टैंक्स बने हैं। ये जो व्यवस्था की जा रही है, ये अगले 50 साल के लिए पानी की व्यवस्था कोटद्वार के लिए की जा रही है। जो नगर पालिका क्षेत्र पुराना रहा है, उस इलाके के लिए ये की जा रही है, जिसमें हम आपको साफ पानी, फिल्टर्ड वाटर, मीटर्ड वाटर देंगे और 24/7 आपको पानी मिलेगा। एक ये प्रयास हुआ है। दूसरा 123 करोड़ का हमने सुएज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था की है। नमामि गंगे के माध्यम से हमें भारत सरकार से ये मिला है, उसका भी काम शुरू हो गया है। आप जानते हैं कि 3-3 नदियां हैं हमारी और अनगिनत हमारे नौले हैं, स्रोत हैं। तो इनको किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, लोगों को किस तरह से इन नदियों से बचाया जाए, उसके लिए हम लोगों ने पुख्ता तरीके से दीवारों का निर्माण किया है, दीवार निर्मित हुई हैं, लोगों को बचाने का प्रयास किया। आप जानते हैं 22 में कोटद्वार में काफी बाढ़ आई थी और कुछ नुकसान भी हुआ था, लेकिन ईश्वर की कृपा रही है कि हम लोग ने दीवार बनाई। उत्तराखंड सरकार के माध्यम से हमें पैसा मिला, हमने वो मजबूत दीवारें बनाई और लोगों को उत्तराखंड की सितारगंज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें अज्ञात कारणों के चलते बुजुर्ग ने जामुन के पेड़ पर गमछे के सहारे लटक कर आत्महत्या कर ली। मौत की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। जानकारी के अनुसार मृतक लगभग 3 बजे नदी पर रहने वाले मौसेरे भाई के घर जाने की बात कहकर अपने घर से निकला था। देर शाम जब वह घर नहीं लौटा, तब खोजबीन करते हुए इनकी पेड़ से लटकने होने की सूचना मिली। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए खटीमा भेज दिया है। तो पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल अभी तक
उन्होंने ये इतना बड़ा कदम क्यों उठाया है, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। बुजुर्ग की आत्महत्या से जो है क्षेत्र में गम का माहौल देखने को मिल रहा है। पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। साल के थे और वो गोविंदपुर सागर के रहने वाले थे। जब वो यहाँ पर आए शाम 8 बजे के बाद, तो वो मित्र अवस्था में थे। उन्हें बॉडी पोस्टमार्टम के लिए इच्छा हुई थी। 10 साल के थे और अगली खबर लोहाघाट से है, जहां पर हिमवीरों की धरती पर गणतंत्र की गूंज और तिरंगे की रोशनी में नहाया हुआ है। आईटीबीपी परिसर राष्ट्रभक्ति और सेवा के संदेश से जगमगा उठा है। चमनिया चौड़ स्थित आईटीबीपी की 36वीं वाहिनी का पूरा परिसर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देशभक्ति, शांति और बलिदान की भावना से रंग गया है। रंग बिरंगी विद्युत सज्जा, अनुशासित जवानों की दृढ़ आकृतियां और गूंजते राष्ट्रभक्ति के नारों ने पूरे परिसर में राष्ट्रीय अस्मिता और संविधान की रक्षा के संकल्प का प्रतीक बना दिया है। इस अवसर पर 36वीं वाहिनी के कमांडेंट संजय कुमार ने कहा कि गणतंत्र दिवस केवल उत्सव नहीं बल्कि आत्ममंथन और देश सेवा के लिए नए संकल्प का अवसर है। आपको बता दें कि राष्ट्र की सेवा केवल सीमा पर नहीं बल्कि विचार, संकल्प और आचरण में भी होनी चाहिए। लक्सर में एफएससी गोदाम पर महिला राशन डीलर ने जमकर हंगामा काटा और गोदाम संचालक और खाद्य आपूर्ति अधिकारी बबीता पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है और उनके पास ऐसे कई सबूत हैं जो अधिकारी के भ्रष्टाचार को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं, जिन्हें समय आने पर उजागर किया जाएगा। राशन डीलर ने आरोप लगाया कि अधिकारी 18% कमीशन की मांग करती थी और जब वे कमीशन देने में असमर्थ रही तो अधिकारी ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया और पिछले 2 महीने से उन्हें राशन नहीं दिया गया। महिला राशन डीलर ने हरिद्वार में हाल ही में डीएसओ पर हुई विजिलेंस कार्रवाई का उदाहरण देते हुए कहा कि अधिकारी ने डीएसओ को जानबूझकर ऐसी जगह बिठाया जहां पहले से कैमरे लगे थे और उनकी रिकॉर्डिंग करवाकर छापा लगवाया गया है, जिससे डीएसओ को फंसाया जा सके। किसी ने घपलेबाजी कर दी यहाँ पर। इसने यहाँ से गोदाम में से यहाँ से इतना मंडवा रखा था, वो मंडवा कहाँ गया? दाल लक्ष्य दाल कहाँ गई? इसने यहाँ से बिल कटवाए, आरएफसी को कहेगा बिल कटवाए हो। इसने खरीद करी गोवर्धनपुर से खरीदी, इसने 2300 रुपये करी, बेची वहाँ से 2500-2400 रुपये रेट आए सरकार से। ठीक है, इसने इतने घपलेबाजी कर रखी। मैं इसके भरने जितने फोड़ूंगी, मेरे को वीडियो रिकॉर्डिंग है इसकी, मेरे पास बिल भी है, सब चीज है इसका, मैं दूंगी आपको। अगर टाइम आया तो मैं वो भी करूंगी। दूसरी बबीरा मैडम, मुझे कल मैंने फोन करा, मैंने प्रधानों के फोन से भी फोन गए हो, सबसे फोन गए। इन्हें कहा मैं तहसील दिवस में परसों, इसने तहसील दिवस का नाम कह दिया। हरिद्वार से पत्रकार का फोन करा मैंने, उसे भी इसने यही कहा कि मैं वहाँ तहसील में हूँ, तहसील दिवस में मैं फिर फोन करती हूँ। ये मुझे चक्कर पर चक्कर दे जा रही है। तो मैं मेरी गलती बताओ कि ये गलती है तुम्हारी? मैं 1.5-2 महीने हो गए मुझे दिसंबर। श्रीमती सुषमा उचित दर विक्रेता ग्राम मिर्जापुर सादात के द्वारा जो वहाँ पे गोदाम पे ये किया गया है कि राशन उपलब्ध कराया जा रहा, गोदाम पे चावल उपलब्ध नहीं है। इस कारण अभी राशन उपलब्ध, अभी लगभग 40 डीलर यहाँ के रह भी चुके हैं चावल ना होने के कारण। और सुषमा को भी 2 दुकानों का गोदाम से उठान कराने के लिए मेरे द्वारा कहा भी गया था कि 2 दुकानों का राशन इसको उठा दिया जाए, किंतु फिर भी इसके द्वारा अनावश्यक रूप से और मेरे द्वारा इसकी दुकान की संस्तुति मतलब निलंबित करने की संस्तुति लगाई गई है 26/12/2025 को, जिस कारण इसके द्वारा मुझ पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। मंडवा तो हमारे यहाँ से तो खैर उठता ही नहीं है, मंडवा तो गोदाम से उठता है, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो केवल संस्तुति के कारण लगाए जा रहे हैं कि मैंने उसकी दुकान की निलंबित की संस्तुति कर दी, इसलिए उसके द्वारा मुझे बार बार आरोप लगाया जा रहा है। देहरादून से खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ितों और बुजुर्गों की समस्याओं के लिए सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी शिकायतों का निस्तारण एक निश्चित समय के तहत किया जाए। इसके बाद देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने अपने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सभी विभागों में आने वाली शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उनका त्वरित निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में आने वाली समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाना आवश्यक है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक ऐसा फोरम प्रदान किया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक, हमारे उच्च अधिकारियों तक एक आम जन का, पीड़ित व्यक्ति, बुजुर्ग, महिला
अपनी बात रख सकते हैं, तो उसको विद इन टाइमलाइन निस्तारित करना हम सभी विभागीय अधिकारियों का दायित्व है। और इसी की मॉनिटरिंग के लिए समय समय पर सीएम साहब द्वारा डीएम्स को निर्देशित किया जाता है, और जो डिपार्टमेंट्स लैक्स हैं, इनसेंसिटिव हैं, उन पर न सिर्फ डिनाउंसमेंट बल्कि आगे अनुशासनात्मक कार्रवाई। भारत सरकार द्वारा 77वीं गणतंत्र दिवस के परेड के लिए देश भर में अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों, खिलाड़ियों, महिला एवं सहायता समूह सदस्यों, स्टार्टअप उद्यमियों एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को आमंत्रित किया गया। इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य से देहरादून जनपद की संतोषी सोलंकी का चयन लखपति दीदी के रूप में किया गया है, जो परेड में सहभागिता के साथ साथ अपनी सफलता की प्रेरणादायी यात्रा भी साझा करेंगी। संतोषी सोलंकी आज न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है, बल्कि वह ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा का सशक्त माध्यम भी बन चुकी हैं। उन्होंने अब तक अपने गांव एवं आसपास की 250 से अधिक महिलाओं को विभिन्न उद्यमों के लिए प्रेरित कर प्रोत्साहित किया है। वर्ष 2018 में संतोषी सोलंकी ने सेलाकुई में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह से जुड़कर प्रिंटिंग प्रेस व्यवसाय की शुरुआत की और अब महिलाओं को रोजगार प्रदान कर उन्हें भी आत्मनिर्भर बना रही हैं। का जो विभाग है बहुत अच्छा है, यानी कि महिलाओं के लिए, गरीब महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, जो छोटे छोटे ऋण लेके अपना कार्य चला रही है, स्वरोजगार की ओर बढ़ रही है। मैं खुद अपना प्रिंटिंग प्रेस का कार्य चला रही हूँ, जिसमें मैंने दूसरों को भी रोजगार दिया और अभी अपने आप ही रोजगार कर रही हूँ और लोगों को भी रोजगार के लिए प्रोत्साहित कर रही हूँ। जिसमें मेरे पास पहले मैंने छोटी छोटी मशीनें लगाई, अभी मैंने 7-8 महीने पहले मैंने अपनी फ्लेक्स मशीन लगा रखी है, जिसका कहीं ना कहीं धन्यवाद NRLM का है और धामी जी का है, जो उत्तराखंड सरकार में उन्होंने इतनी अच्छी योजनाएं इतने अच्छे से संचालित कर रखे हैं, जो महिलाओं के लिए, गरीब ग्रामीण महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। इसलिए मुख्यमंत्री धामी जी का और उत्तराखंड सरकार का, NRLM का, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका, हम पूरे जनपद में NRLM को बहुत ही अच्छे से इसमें काम कर रहे हैं इसमें, और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि लखपति दीदियाँ हम जितनी मैक्सिमम हो सके बढ़ाएं। तो उसी क्रम में एक हमारी सक्सेस स्टोरी है, संतोषी सोलंकी करके महिला है हमारी, जो हमारी एकता स्वयं सहायता समूह से जो सहसपुर में हमारा उसमें कार्य करती है, और जो हमारी CLF है उससे भी जुड़ी हुई है ये। तो उनको इस बार हम 26 जनवरी जो दिल्ली में हो रही है उसकी परेड में भी ये भाग कर रही हैं, तो इनका हमने नाम चयन करा है। ये काफ़ी अच्छा अपना बिजनेस कर रही है, प्रिंटिंग का ये बिजनेस करती है, प्रिंटिंग प्रेस है इनकी, और काफ़ी अच्छा इसमें ये संतोषी सोलंकी, उनका अपना प्रिंटिंग का काम है, उन्होंने अभी रिसेंटली शुरू किया है और काफ़ी अच्छा वो कार्य कर रही हैं। इसी संबंध में उनको हम 26 जनवरी में राजपथ पे जो परेड है उसमें प्रतिभाग भी करेंगी वो, और एक सक्सेस स्टोरी भी जो स्टेट की है वो भी वहाँ चलाई जाएगी, और ये उनसे ही संबंधित है, वही सक्सेस स्टोरी वहाँ प्रदर्शित भी की जाएगी। टिहरी गढ़वाल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धनौल्टी में सीजन की पहली बर्फबारी ने मौसम को ठंड कर दिया है और पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। शुक्रवार से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। धनौल्टी, सुरकंडा देवी और कद्दू खाल और नाग टिब्बा में हल्की से मध्यम बर्फबारी दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई है। पहली बर्फबारी से स्थानीय लोग और पर्यटक उत्साहित हैं और इससे पर्यटन कारोबार में वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासन ने फिसलन के मद्देनजर सतर्क रहने की अपील की है। वहीं तहसीलदार बीरम सिंह पवार ने बताया कि सड़क से बर्फ हटाने के लिए विभाग पूरी तरह से तैयार है और पर्यटकों से सुरक्षित यात्रा करने की अपील की है। तहसील में इस सीजन की ये पहली बर्फबारी हुई है और इसको लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट था, और जो रोड पर बर्फ गिरने वाली है उसके लिए PWD, NS डिवीजन डोईवाला और NS देहरादून को अवगत करा दिया गया है। साथ ही जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आने वाले हैं उन सबसे मेरा अनुरोध रहेगा कि ड्राइव करते टाइम थोड़ा सेफली, अच्छे ध्यान से चलाएं गाड़ी को। बाकी प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां उनके लिए पूर्ण।
विकासनगर में रात से बारिश का लगातार दौर जारी है। तेज तूफान के साथ झमाझम बारिश हो रही है और पचवादुन के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने करवट ले ली है, जबकि लोखंडी क्षेत्र में बर्फबारी भी शुरू हो गई है। लंबे समय से बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे बागवानों, होटल व्यवसायियों और किसानों के चेहरे इस मौसम में परिवर्तन से खिल उठे हैं। इस साल की सर्दी की पहली बारिश ने मौसम को ठंडा कर दिया है। देर रात से चक्रता और कालसी, विकासनगर और सहसपुर क्षेत्रों में लगातार अच्छी बारिश हो रही है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड का एहसास बढ़ गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ सर्दी ने अपनी मौजूदगी दर्ज करानी शुरू कर दी है। 2026 की और ये सीजन की पहली बर्फबारी है लोखंडी में और काफ़ी अच्छी बर्फबारी हो रही है। काफ़ी समय से इंतज़ार था हम लोगों को बर्फबारी का, क्योंकि जो है काफ़ी सूखा हो चुका था। बरसात के बाद जो है बारिशें नहीं आई थी। जो होटल व्यवसायी है सबके चेहरे खिले हुए हैं, इसी का इंतज़ार था बर्फबारी का। होटल व्यवसायी को भी और जो है टूरिस्ट को भी, सबके कॉल आ रही थी कि बर्फबारी कब होगी और आखिरकार इंतज़ार ख़त्म हुआ और बर्फबारी चालू हो चुकी है अच्छी खासी लोखंडी में। और खेती के लिए बहुत अच्छी, क्योंकि बर्फ़ जो है अपने बाग बगीचे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी है और काफ़ी समय से इंतजार था, क्योंकि खेतों में जो है पानी नहीं। उत्तराखंड से खबर है, जहां लंबे इंतजार के बाद प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। पहाड़ी जिलों में बर्फबारी शुरू हो गई है, जबकि देहरादून समेत कई मैदानी जिलों में लगातार बारिश भी हो रही है। मसूरी, चक्राता, चमोली और उत्तरकाशी में हुई ताजा बर्फबारी से पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। बर्फ गिरते ही स्थानीय लोगों और पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं और पर्यटन स्थलों पर रौनक बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश भर में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। मौसम के इस बदलते मिजाज से पहाड़ों के ठंड के साथ साथ सुंदर नजारों का दौर भी शुरू हो गया है।